बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह ने जंग के दौरान एक तहरीर लिखकर अपने कासिद को दी और कहा कि ये कमांडर को दे आओ। तहरीर ये किया था कि कासिद जो था वो क्रिमिनल से मिला हुआ था, मुजरिम से मिला हुआ था। तहरीर में तब्दीली की और लिखा किल हिम नॉट लेट हिम बी फ्री। सो इस तरह वो तहरीर कमांडर को दी गई जिसने उस क्रिमिनल को छोड़ दिया। तो इस तरह एक कौमा ने किसी की जान बचाई और एक कौमा किसी की जान ले भी सकता था। तो इस तरीके से रिटन इंग्लिश में तो ग्रामर की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं कि जो आम मिथ पाया जाता है कि क्या स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ग्रामर चाहिए या नहीं। तो उसके लिए भी सुनते चलें कि आपने कल का मैच नहीं देखा और आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि कल मैच का क्या बना, कौन जीता कौन हारा, तो क्या वो दोस्त माजी की बात को प्रेजेंट में करेगा या फ्यूचर में करेगा? वो पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करेगा ना। सो इसलिए ग्रामर की अहमियत अपनी जगह है, चाहे स्पोकन इंग्लिश है चाहे रिटन है। हाँ, स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है कि हमें सवालिया अंदाज कम इस्तेमाल करना पड़ता है, चूँकि हमारे सामने कॉन्टेक्स्ट होता है, सिचुएशन का पता होता है। तो इसलिए ज़रा इस्तेमाल थोड़ा सा ग्रामर का इस्तेमाल कहीं कहीं कम हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर बिल्कुल नहीं चाहिए। मसलन आप एक जगह बैठे हैं और अपने भाई से पूछ रहे हैं, असल में पूछना तो ये चाहिए हैव यू डन दिस, कि क्या आपने ये किया है। करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस तो यही है। लेकिन आप बजाय इसके पूछते हैं हैव यू डन दिस, यानी सवालिया अंदाज की जगह आपने इंटोनेशन का इस्तेमाल किया, किसी एक वर्ड पर जोर दे दिया, जिससे मीनिंग क्लियर हो गया और सुनने वाले को पता लग गया कि मुझसे ही सवाल हो रहा है। पूरा बामानी फ़िक्रे को बामानी बनाने के लिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ग्रामर भी चाहिए। इसके अलावा बात यह है कि स्टूडेंट्स, आपने बचपन से ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री और पता नहीं क्या कुछ आपने पढ़ा है। तो एक थोड़ी सी ग्रामर है, इसके रूल्स याद कर लें। ग्रामर काफ़ी एडवांस भी है, लेकिन सब के लिए सारी ग्रामर का जानना ज़रूरी नहीं है। बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको टेंसेस हैं, एक्टिव, पैसिव और मॉडल्स का इस्तेमाल, शुड, वुड का इस्तेमाल आ जाए तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसके अलावा फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देख सकते हैं और थोड़ी सी तो ग्रामर है, तो इसको याद करने में कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। थोड़ी सी हमारी तवज्जो चाहिए। दो राय पाई जाती हैं कि या तो बिल्कुल हम ग्रामर पढ़ाते रहते हैं कि इसी को पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं सीखना, या फिर हम बिल्कुल, ये मिथ है कि ये कहा जाता है कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है, तो आप ग्रामर को बिल्कुल टच नहीं करते, स्पोकन के ही फ़िक्रे देते रहते हैं, जिससे भी थोड़े अरसे के दौरान दिलचस्पी कम हो जाती है और स्टूडेंट वो छोड़ जाता है सीखना। तो इसलिए दोनों तरफ से होना चाहिए ना, कि आप स्पोकन की इंग्लिश भी साथ साथ करें और ग्रामर भी साथ साथ सीख लें। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो इसके अलावा ये जो सोचा जाता है कि हमें हर दफ़ा ग्रामर में सोचना पड़ेगा, ग्रामर में सोच कर फिर जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब आपने पहली दफ़ा गाड़ी चलाना सीखी है तो अच्छी खासी तवज्जो देना पड़ी आपको, चंद दिन लगे हैं गाड़ी सीखने के लिए। अगर कुछ अरसे से गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस है आपकी, तो आप चला रहे हैं, आप बगैर सोचे समझ लें आप चलाते हैं, आपका अनकॉन्शियस काम करता है। इसे कहते हैं इम्प्लिसिट लर्निंग। तो आप अनकॉन्शियसली अपने माहौल से आशना हो जाते हैं और माहौल आपको गाइड करता है, तो इसलिए आपकी फितरत का हिस्सा बन जाता है। असल में चाहे स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन इंग्लिश हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बिल्कुल सही फिक्रा है। हमें किसी भी काम में अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसलिए एक और बात है कि ये जो हम कहते हैं कि जब हमने मदर टंग सीखी है तो हमने कोई रूल्स याद नहीं किए, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है, मदर टंग जो होती है, मदर लैंग्वेज हम सीखते हैं, ऐसे ही सीखते हैं सुनकर, अनकॉन्शियसली। लेकिन जो ज़बान दूसरी होती है, फॉरेन लैंग्वेज होती है या सेकंड लैंग्वेज होती है, हमें उसके रूल्स का भी पता होना चाहिए, वरना हम रॉन्ग सेंटेंसेस ही बनाते रहेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जितना हम ज़्यादा सुनेंगे, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज है चाहे सेकंड लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, जितना आप सुनेंगे आपको बोलना आएगा। तो इसलिए आज से ये नहीं कि मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर आपने पूरी तरह की इस चीज़ को सीखना है तो उसके अज्जा हैं। ग्रामर एक बेस है, एक स्ट्रक्चर है, एक पूरा ढांचा है।
इसको समझे बगैर हमें उस लैंग्वेज का पूरा फ़हम नहीं आ सकता। तो इसलिए अगर आपने इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और वाक़ई ये लिंगुआ फ्रैंका है, पूरी दुनिया में समझी और बोली जाती है, तो स्पोकन के साथ-साथ आपको ग्रामर भी सीखना पड़ेगी। मेरे नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम बात करेंगे। पहला मेरा फ़ेज़ होगा इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स, हम नाउन से शुरू करेंगे और इसके बाद फिर हम सेकंड राउंड ग्रामर का करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे इन लेसन्स की अहम बात ये हुआ करेगी कि मैं वीडियो के दौरान आपको एक्सरसाइज भी दिया करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हल भी दिया करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। स्पोकन इंग्लिश ये हुआ करेगी कि मैं आपको इसी ग्रामर लेसन्स के दौरान ही चंद फ़िक्रे आपके सामने बता दिया करूँगा, तो आप उन्हें भी याद करते रहेंगे, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी और ग्रामर साथ-साथ चलती रहेगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगली वीडियो मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर नाउन पर देखना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।